हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। सारा ने यस मैम कहा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आन्या ने एंजल और समीर से कहा, हम कल माँ बूढ़ी औरत से मिलने जा रहे हैं। ये सुनकर एंजल और समीर की मुंह लटक गया, क्योंकि वो थोड़े दिन और आन्या के साथ वही मुंबई में रहना चाहते थे। असल में एंजल और समीर रति के साथ पुणे में ही रहते थे और साल में सिर्फ 2 बार ही आन्या से मिलने मुंबई आ पाते थे। ये सब सोचकर आन्या और समीर का लटका हुआ मुंह और लटक गया। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। वो दोनों आन्या को मना करना चाहते थे, लेकिन उनकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो दोनों बस चुपचाप एक दूसरे का मुंह ही देख सकते थे। डॉट 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 डॉट। वही दूसरी तरफ राज उस बार से निकलकर सीधा अपने फार्म हाउस गया। घर घर और फ्रेश होकर अपने बेड पर लेट गया। बेड पर लेटते ही राज अपनी आंखें बंद करके वो सब सोचने लगा जो कुछ भी आज हुआ था। ये सब सोचते सोचते उसके चेहरे पर खुद ब खुद एक मुस्कान आ गई। स्माइल स्माइल स्माइल। मुस्कुराते हुए ही उसने खुद से कहा, मुझे पता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी हाँ नहीं कहोगी, लेकिन मैं भी कोशिश करना कभी नहीं छोड़ने वाला। आन्या के बारे में सोचते सोचते ही वो कुछ देर में सो गया। डॉट 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 डॉट। अगली सुबह उठते ही राज के चेहरे पर एक मुस्कान थी। अपने बेड से उतरकर फ्रेश होकर नीचे गया और ब्रेकफास्ट करी और चावल करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। राज के ऑफिस डिपार्टमेंट स्टोर में कदम रखते ही पूरे ऑफिस में ये बात फैल गई कि आज बॉस का मूड बहुत अच्छा है। ऑफिस में आते ही राज अपने केबिन में आकर बैठ गया। वही राज के सामने खड़ा रोनित उसे उसके पूरे दिन का शेड्यूल बताने लगा। इसी बीच रोनित ने कहा, सर 2 घंटे बाद हमारी एडवोकेट खुराना के साथ मीटिंग है। ये सुनकर राज की आंखें कूल कूल चमक उठी, लेकिन उसने सिर्फ अपना सर हाँ में हिला दिया और रोनित को बाहर जाने का इशारा किया। रोनित के जाते ही राज के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। स्माइल स्माइल। कुछ देर में उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब बस राज को 2 घंटे बीतने का इंतजार है। डॉट 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 डॉट। 2 घंटे बाद। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। ये नोटिस करते ही राज अपनी चेयर से उठा। उसके बाद फिर अपना कोट पहनकर इंटरकॉम से रोनित को अपने केबिन में बुलाया। रोनित केबिन में आते ही हैरान रह गया। ओपन माउथ फेस। उसने देखा कि राज अपना कोट पहनकर आन्या से मीटिंग के लिए रेडी था। राज ने रोनित को देखा और बोला, ड्राइवर से कहो कि कार निकाले, मेरी आन्या के साथ मीटिंग है। ये सुनकर रोनित का मुंह खुला का खुला रह गया। डिजी डिजी। रोनित ने मन ही मन कहा, आज तक तो मैं ही सर को हर मीटिंग के लिए याद दिलाता था, लेकिन आज तो सर खुद ही मीटिंग के लिए रेडी हो गए। एंग्विश्ड। जब राज ने रोनित को वही खड़े सोच में डूबा देखा तो गुस्से से बोला, क्या तुम्हें जॉब से परमानेंट छुट्टी चाहिए? ये बात सुनकर रोनित को होश आया और उसने तेजी से कहा, सर मैं ड्राइवर को अभी कार निकालने के लिए कहता हूँ। ये कहकर वो तेजी से वहां से भाग गया। आन्या के ऑफिस में राज की कार एक ऑफिस के सामने जाकर रुक गई। उसने कार से उतरकर अपने सामने वाली बिल्डिंग को देखा और बोला, क्या गोवा में भी एडवोकेट खुराना का ऑफिस है? रोनित ने जवाब में कहा, नो सर, यहाँ पर मिस आन्या का कोई ऑफिस नहीं है। यहाँ पर वो लोग काम करते हैं जो मिस आन्या को हर केस में असिस्ट करते हैं, या किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए वो इसी ऑफिस का इस्तेमाल करती है। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, सर मैम के मुंबई वाले ऑफिस में करीब करीब 50 वकील काम करते हैं। इसके अलावा उनके हर केस में उन्हें 5 लोग असिस्ट करते हैं। ये सुनकर राज ने अपना सर हाँ में हिला दिया और ऑफिस के अंदर चला गया। ऑफिस के अंदर उसने देखा कि सब रिलैक्स होकर अपना काम कर रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। ऑफिस ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए एक ही नजर में राज को आन्या का केबिन मिल गया। जैसे ही राज उस तरफ जाने लगा तभी उसके पास एक लड़की महिला आ गई। उस लड़की ने शांति से पूछा,
हाउ कैन आई हेल्प यू सर? जवाब में राज ने कहा, आई वॉन्ट टू मीट मिस आन्या। आई हैड एन फिक्स्ड अपॉइंटमेंट स्क्रॉल विद हर। जवाब में उस लड़की ने कहा, ओह यस मिस्टर सिंघानिया, लेट मी लीड यू टू द मीटिंग प्लेस। उस लड़की की बात खत्म होते ही राज को अपने पीछे से हाई हील्स की आवाज आई। वो आवाज सुनकर पूरे ऑफिस में जैसे तूफान ही आ गया। जो असिस्टेंट्स अब तक आराम से बैठकर अपना काम कम और बातें ज्यादा कर रहे थे, वो अब कमर सीधी करके बहुत सारा काम होने का नाटक करने लगी। ये देखकर राज और रोनित हैरान रह गए। अगले ही पल दरवाजे से आन्या व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट पहने अंदर आ रही थी। आन्या के पीछे पीछे सारा और दक्ष आ रहे थे। सारा उसे पूरे दिन की रिपोर्ट दे रही थी, वही दक्ष उसे एक फाइल पकड़ा रहा था। उन दोनों के चेहरे पर डर रिलीव्ड फेस साफ साफ दिख रहा था। आन्या को इस तरह देखकर राज हर बार की तरह उसे बहुत प्यार से निहारने लगा। स्माइलिंग फेस। उसे होश अचानक से आन्या की आवाज सुनकर आया। आन्या ने उसे देखकर कहा, ओह मिस्टर सिंघानिया आप, चलिए ऑफिस में चल के बात करते हैं। आन्या इस वक्त ऐसा दिखा रही थी जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। आन्या की बात के जवाब में राज ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देखकर आन्या अपने ऑफिस की तरफ चली गई और राज भी उसके पीछे पीछे केबिन में जाने लगा। अपने केबिन में जाकर आन्या ने सारा को ऑर्डर करते हुए कहा, मेरे और मिस्टर सिंघानिया को लिए ब्लैक कॉफी ले आओ। जवाब में सारा ने ये इसमें कहा और केबिन से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद आन्या ने एक चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, पल्स हैव अ सीट। राज भी सर हाँ में हिलाते हुए अपने सामने वाली दो चेयर सीट में से एक पर बैठ गया। बैठने के बाद वो बोला, कैसे हो आन्या? राज के मुंह से आन्या जी की जगह आन्या सुनकर आन्या हैरान रह गई और मन ही मन बोली, वह मिस आन्या से सीधे आन्या, ये तो जरूरत से कुछ ज्यादा ही फास्ट है। लेकिन उसने अपने मन की बात को मन में ही दबा लिया और अपनी शांत मुस्कान के साथ बोली, जी हाँ मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसने इतना कहा ही था कि आन्या के केबिन का गेट नॉक हुआ। नॉक की आवाज सुनकर आन्या ने कहा, कम इन। फिर गेट खुला और वहां से सारा अपने हाथ में ट्रे लेकर केबिन में आई। उस ट्रे में आन्या की ऑर्डर की हुई कॉफी थी। आन्या अपनी शांत मुस्कान के साथ बोली, जी हाँ मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसने इतना कहा ही था कि आन्या के केबिन का गेट नॉक हुआ। नॉक की आवाज सुनकर आन्या ने कहा, कम इन। फिर गेट खुला और वहां से सारा अपने हाथ में ट्रे लेकर केबिन में आई। उस ट्रे में आन्या की ऑर्डर की हुई कॉफी थी। आन्या ने एक गहरी सांस लेकर कहा, क्या हम काम की बात कर सकते हैं? जवाब में राज ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी जरूर। थोड़ी देर रुककर राज ने फिर कहा, पता नहीं कैसे हमारा कैश पुणे ट्रांसफर हो गया है। जवाब में आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने ही आपका कैश पुणे ट्रांसफर करवाया है। ये बात सुनकर राज हैरान रह गया, क्योंकि किसी केस को एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर करना आसान नहीं था। कई बार तो एक केस को दूसरे शहर में ट्रांसफर होने में 1 साल भर तक लग जाता है। आन्या ने राज की हैरानी को समझते हुए कहा, ये काम मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है। राज हैरान था, लेकिन फिर भी उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। कुछ देर बाद उसने होश में आकर कहा, तो क्या हम साथ में ही पुणे जा सकते हैं? मेरा प्राइवेट जेट आ रहा है तो हम जब चाहे तब निकल सकते हैं। कुछ सोचकर आन्या ने जवाब दिया, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कल सुबह आपकी साइट देखने जाना है, इसलिए मैं शाम तक ही पुणे जाऊंगी। राज ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम भी कल शाम को ही पुणे जाने का प्लान कर रहे थे। साथ ही अगर आप चाहे तो मैं आपको साइट दिखा सकता हूँ। ये सुनकर वही पीछे खड़ा रोनित यही सोच रहा था कि सर भूलिए मत, आपने भी आज तक वो जमीन नहीं देखी है। यहाँ तक कि आपको तो ये भी नहीं पता कि वो जमीन गोवा में कहाँ है। लेकिन वो ये कह नहीं सकता था, इसलिए वह चुप ही रहा। वही आन्या के पास अब उसे मना करने के लिए कोई वजह नहीं थी, इसलिए उसने राज की बात में हामी भरते हुए कहा, ठीक है तो जैसा आपको सही लगे। कुछ देर और बात करने के बाद राज वहां से जाने लगा। जाते समय उसने पीछे मुड़कर कहा, तो कल सुबह 10 बजे साइट पर मिलते हैं। जवाब में आन्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। राज भी वहां से निकलकर सीधा कार में बैठ गया। उसके बैठे ही ड्राइवर ने कार चला दी। कुछ देर बाद
फिर कुछ देर बाद राज की कार का सीधा एक बंद पड़ी फैक्ट्री के बाहर रुकी। उस फैक्ट्री को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कई सालों से बंद पड़ी हो। कार से पहले रोनित उतरा और फिर कार के पीछे वाला दरवाजा खोला और फिर कार में से राज निकला। इस वक्त राज बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसके सामने कोई भी आया तो वह उसे जान से मार देगा। उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये वही राज है जो कुछ समय पहले आन्या के साथ बात कर रहा था। राज कार से उतरकर सीधा उस फैक्ट्री के अंदर चला गया। अंदर जाकर वो सीधा एक कुर्सी पर बैठ गया। इस वक्त उसमें आन्या की झलक दिख रही थी। राज एक कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने एक आदमी बेहोश पड़ा था। राज ने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, उठाओ इस कुत्ते को। ये सुनकर रोनित तेजी से रिएक्ट करते हुए अपने पास पड़ा एक पानी से भरा हुआ गिलास उठाकर उस आदमी के मुंह पर डाल दिया। पानी पड़े ही वो आदमी हड़बड़ा कर उठ गया और अपने आसपास देखने लगा। तभी उसने अपने सामने बैठे राज पर पड़ी, जो कि इस वक्त किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। राज को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई हो। फेयरफुल उस आदमी ने डर से कांपते हुए कहा, सर आप यहाँ डॉट 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 डॉट। आन्या का ऑफिस। राज के जाते ही आन्या ने सबको अपने ऑफिस में एक मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग शुरू होते ही आन्या ने कहा, मुझे 3 घंटों के अंदर उस जमीन की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए और ये भी पता करो कि किस बेसिस पर ये राघव उस जमीन को अपना बता रहा है। ये कहकर बिना किसी की बात सुने वहां से चली गई, लेकिन उसकी बात सुनकर उसके सभी असिस्टेंट्स का मन अपना सर कहीं जाकर अपना सर फोड़ ले, लेकिन चाहते हुए भी वो ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए बस अपना समूह लेकर रह गए। राज के जाते ही आन्या ने सबको अपने ऑफिस में एक मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग शुरू होते ही आन्या ने कहा, मुझे 3 घंटों के अंदर उस जमीन की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए और ये भी पता करो कि किस बेसिस पर ये राघव उस जमीन को अपना बता रहा है। ये कहकर बिना किसी की बात सुने वहां से चली गई, लेकिन उसकी बात सुनकर उसके सभी असिस्टेंट्स का मन कर रहा था कि कहीं जाकर अपना सर फोड़ ले, लेकिन चाहते हुए भी वो ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए बस अपना समूह लाउडली क्राइंग लेकर रह गए। पूर्ण विराम डॉट 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 डॉट। फैक्ट्री कारखाना में जब राज ने अपने सामने गिड़गिड़ाते आदमी को देखा और तो एक खतरनाक और शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। असल में ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वो ही गद्दार था जिसके बारे में आन्या ने बताया था और उसने ही राघव को जमीन की सारी जानकारी दी थी। उस आदमी ने राज की बात का जवाब देते हुए कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, ये गलती दोबारा नहीं होगी। ये कहते वक्त वो इंसान डर से कांप रहा था। उस आदमी को इस तरह देखकर राज मुस्कुराते हुए बोला, मुझे धोखा देने वाले को माफी नहीं बल्कि सजाए मौत खोपड़ी मिलती है। ये कहकर उसने अपनी गन निकाली और बिना सोचे समझे अपने सामने पड़े आदमी को गोली मार दी। गोली मारने के बाद वो वहां से चला गया। डॉट 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 डॉट। फैक्ट्री के बाहर उस फैक्ट्री से निकलकर राज सीधा अपनी कार के पास आया और अपने ड्राइवर को कार ऑनकमिंग कार से उतरने का इशारा किया। ड्राइवर के निकलने के बाद राज कार ऑनकमिंग कार में बैठा और कार को तेजी से चलाते हुए वहां से ले गया। अभी फैक्ट्री से बाहर आया रोनित और ड्राइवर दोनों बस हैरान खड़े उसे देख रहे थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। रोनित हैरानी से अपना सर हिलाते हुए कहता है, अरे यार, जब से सर मिस आन्या से मिले हैं कुछ अजीब ही हो गए हैं, कब क्या करते हैं कोई नहीं कह सकता। रोनित की बात ने वही खड़े ड्राइवर को हैरान कर दिया, क्योंकि उसने आज तक अपने बॉस को किसी लड़की आदमी और औरत के साथ नहीं देखा था। इसके अलावा अब वो भी अपनी लेडी बॉस से मिलना चाहता था। डॉट 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 डॉट। वही दूसरी तरफ राज अपनी कार को तेजी से चला रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी कार एक पहाड़ी के ऊपर रोक दी। पूर्ण विराम।
उस पहाड़ा से समुद्र साफ साफ दिख रहा था। उस समुद्र को देखकर राज आन्या के बारे में सोचने लगा। वैसे देखा जाए तो आन्या भी इस समुद्र की ही तरह है। बाहर से जितनी शांत और सुंदर लगती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक है। तभी अचानक से राज का हाथ कार के रेडियो पर लगा और अनाउंसमेंट हुई। रेडियो, मैं हूँ जे आरती और मैं सुनाने जा रही एक दिल छू लेने वाला गाना। मुझ में टू टू हाई टू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा। जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हंगा मैना। तुझी से मुझे सब अटा, मुझ में टू टू हाई टू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा। ये गाना सुनकर राज को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी फीलिंग गाने में डाल दी हो। गाना सुनते सुनते राज ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके मन में आन्या से मिलने से अब तक की हर बात घूम रही थी। इश्क आशिकी में कुछ लोग छांटता है, जख्म बांधता है, उन्हें दर्द बांधता है, तोड़ देता है ख्वाब सारे देखते देखते, कर द बर्बाद सा। जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हंगा मैना। तुझी से मुझे सब अटा, मुझ में टू टू हाई टू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा। सफर दो कदम है जिसे इश्क लोग कहते, मगर इश्क वाले सब सफर में हाय रहते। खत्म होता ना उम्र भर हाय, इश्क का रास्ता है ये बेहिसाब सा। जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हंगा मैना। तुझी से मुझे सब अटा, मुझ में टू टू हाई टू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा। गाना खत्म होते होते राज के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। स्माइल स्माइल। राज को अब उस दिन आन्या को करी हुई किस याद आ गई। पूर्ण विराम। उसे अब आन्या के होठों का मीठा स्वाद आ रहा था। अचानक से उसका गला सूखना लगा और उसका दम भी घुटने लगा। राज ने कुछ देर खुद को शांत किया और फिर कार शुरू करके वहां से निकल गया। लेकिन उसके दिमाग में अभी तक आन्या ही थी। गाना खत्म होते होते राज के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। स्माइल स्माइल। राज को अब उस दिन आन्या को करी हुई किस याद आ गई। पूर्ण विराम। उसे अब आन्या के होठों का मीठा स्वाद आ रहा था। अचानक से उसका गला सूखना लगा और उसका दम भी घुटने लगा। राज ने कुछ देर खुद को शांत किया और फिर कार शुरू करके वहां से निकल गया। लेकिन उसके दिमाग में अभी तक आन्या ही थी। डॉट 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 डॉट। आन्या के ऑफिस के बाहर। ऑफिस से निकलकर आन्या सीधा अपनी कार का की बैक सीट पर बैठ गई। उसके पीछे पीछे भागती हुई सारा और दक्ष आए और कार में बैठ गए। दक्ष ड्राइविंग सीट पर बैठा था और सारा उसे पास वाली पैसेंजर सीट पर बैठी थी। तभी पीछे वाली सीट पर बैठी आन्या ने कहा, जगू कहाँ है? ये सुनकर पहले दक्ष और सारा ने एक दूसरे को देखा और फिर मन ही मन बोले, तो अब मैम जगू की क्लास लेने वाली है। उन दोनों को ना चाहते हुए भी जगू के लिए बुरा लग रहा था। वो ये सोच ही रहे थे कि उन्हें आन्या की गुस्से से भरी आवाज आई, मैंने कुछ पूछा? ये सुनकर उन दोनों को होश आया और वो दोनों डर से कांपने लगे। खुद को संभालते हुए पहले दक्ष ने बोला, मैम अभी हमने उसे मुंबई शिफ्ट नहीं किया है, फिलहाल वो यही गोवा में ही है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। जवाब में आन्या ने कहा, तो चलो आज इस जगू से भी मिल लिया जाए। ये सुनकर दक्ष ने अपनी कार एक सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ दी। वही सारा ने सोचा, मैम ने जब सुबह से जगू का नाम नहीं लिया तो मुझे लगा कि मैम उसे भूल गई हैं। इस वजह से मैं सोच रही थी कि वह बहुत किस्मत वाला है। ये सोचकर सारा ने एक बार आन्या की तरफ देखा और फिर मन में बोली, लेकिन सच तो ये था कि मैम उससे अपना काम खत्म करके मिलना चाहती थी ताकि वे उसे एक अच्छा सबक सिखा सके। ये सोचकर सारा को जगू के लिए बुरा लग रहा था। सारा को बुरा लगने की वजह ये थी कि जब भी आन्या किसी को टॉर्चर करती थी वो बेहद दर्दनाक होता था। डॉट 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 डॉट। राज के फार्म हाउस। राज घर पहुंचते ही अपने हॉल में लगे सोफे पे जाकर बैठ गया। वही रोनित उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। राज ने रोनित को देखते हुए कहा, कल हम जिस जमीन को चेक करने जा रहे हैं मुझे उसकी पूरी हिस्ट्री 1 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। ये सुनकर राज ने मन ही मन कहा, ये प्यार भी इंसान से क्या क्या करवाता है। जिस जमीन को सर ने आंख उठाकर एक बार नहीं देखा आज उसी जमीन की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं।
ये सोच सोचकर रोनित को हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसा नहीं बल्कि बस अपना सर हिलाते हुए यस सर बोला और वहां से चला गया। उसके जाते ही वहां वरुण आ गया और आते ही चिल्लाते हुए बोला, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। जवाब में राज उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहता है, ये तुम्हारी कल की सजा है। यह राज का कल से मतलब उस समय से था जब वरुण ने राज को गले लगाया हुआ था और सारा अचानक से अंदर आ गई थी। वरुण भी ये बात समझ रहा था और ये समझते हुए बोला, अरे भाई इसमें मेरी क्या गलती। वो लड़की खुद ही केबिन के अंदर आ गई और फिर रोनी सी सूरत लाउडली क्राइंग कंफाउंडेड फेस बनाते हुए बोला, और उस लड़की की गलती की सजा आप मुझे 1 हफ्ते के लिए कैलिफोर्निया भेज रहे हैं। ये सुनकर राज ने कुछ रिएक्ट नहीं करा, जैसे उसे इस चीज से कोई फर्क ही न पड़ता हो। ये देखकर वरुण को और गुस्सा आ गया, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में कुछ खटका। तो वो राज को शक भरी नजरों से देखते हुए बोला, भाई आपको इस लड़की सारा से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, कहीं आपको उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया। ये सुनकर राज को गुस्सा आ गया और उसने अपनी गुस्से भरी आंखों से वरुण को घूरा। राज की ऐसी गुस्से भरी आंखों को जब वरुण ने देखा तो वो डर से कांपने लगा और वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह। पूर्ण विराम डॉट 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 डॉट। एक जंगल में वही दूसरी तरफ आन्या की कार एक जंगल में चली जा रही थी। पूर्ण विराम करीब 5 मिनट बाद उसकी कार एक पुराने और छोटे से घर के सामने रुकी। आन्या तेजी से मास्क मुखौटा लगाकर कार से उतरी और उस घर के अंदर चली गई। जब वह अंदर गई तो वहां जग्गू एक चेयर पर बैठा था और उसके हाथ पैर बांधे हुए थे। उसे इतनी जोर से बंधा हुआ था जैसे वो कोई जानवर हो। आन्या की कार एक जंगल में चली जा रही थी। पूर्ण विराम करीब 5 मिनट बाद उसकी कार एक पुराने और छोटे से घर के सामने रुकी। आन्या तेजी से मास्क मुखौटा लगाकर कार से उतरी और उस घर के अंदर चली गई। पूर्ण विराम जब आन्या अंदर गई तो वहां जग्गू एक चेयर पर बैठा था और उसके हाथ पैर और मुंह बांधे हुए थे। उसे इतनी जोर से बंधा हुआ था जैसे वो कोई जानवर, सुअर का चेहरा हो। जब आन्या ने जग्गू को इस तरह बंधा देखा तो दक्ष को कुछ इशारा कर दिया। उसका इशारा पा दक्ष ने वही कोने से 2 बोतलें निकाली। उन दोनों में से एक बोतल तो ट्रांसपेरेंट थी, सेक जिससे साफ पता लग रहा था कि उसमें पानी है, लेकिन वही उस दूसरी बोतल को देखकर कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसमें क्या है। उन दोनों बोतलों को देखकर आन्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। उसने अपनी उसी मुस्कुराहट के साथ वही पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, उठाओ इस कुत्ते को, कुत्ते का चेहरा, कुत्ते का चेहरा। ये सुनकर दक्ष ने यस मैम कहा और पानी की बोतल उठाकर खोली और सारा पानी एक ही बार में जग्गू चेहरे पर फेंक दिया। मुंह पर पानी पड़ते ही जग्गू को एकदम से होश आया और वो अपने आसपास देखने लगा। अपने आसपास देखकर उसे समझ आया कि ना तो वह इस जगह को जानता है और न ही वहां मौजूद लोगों को जानता है। लेकिन जैसे ही उसने आन्या को देखा तो उसे अपने बेहोश होने से पहले की सारी बातें याद आ गई और वो याद करके उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से बोला, पाउटिंग पाउटिंग लुक ऑफ ट्रायम्फ, तुमने किया है ये सब। ये सुनकर आन्या ने उसका मजाक उठाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही कहाँ पड़ी, तुम तो खुद ही अपनी पूंछ हिलाते हुए कुत्ता पूडल मेरे पीछे पीछे आ गए। ये सुनकर सारा और दक्ष की हंसी छूट गई। टीयर्स ऑफ जॉय, ग्रिन टीयर्स ऑफ जॉय। लेकिन वही जग्गू गुस्से से कांप रहा था। जग्गू ने वैसे ही गुस्से से कांपते हुए कहा, तू एक घटिया सी लड़की। और फिर हंसते हुए बोला, तेरे जैसी लड़कियों के साथ तो मैं रोज खेलता हूँ, तेरे जैसी लड़कियों की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। ये सुनकर आन्या ने भी हंसते ग्रिन टीयर्स ऑफ जॉय हुए कहा, हाँ हाँ कोई कीमत नहीं है, तभी तो तुम मेरे सामने इस तरह बंधे पड़े हो। ये सुनकर जग्गू को गुस्सा आ गया, लेकिन वो कुछ कहता उसके पहले ही दक्ष ने उसे एक जोरदार थप्पड़ पेपर दे मारा और गुस्से से बोला, मैम जो पूछे बस उसका ही जवाब दो, ज्यादा अपना मुंह मत चलाओ। ये बोलकर उसने एक और जोरदार थप्पड़ उसे दे मारा। ये सब देखकर आन्या पहले तो हंस दी और फिर अचानक से अपना चेहरा सख्त एंग्री करते हुए कहा, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था। ये सुनकर जग्गू ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, मैं लड़कियों से बात करना पसंद नहीं करता।
ये सुनकर आन्या ने मुस्कुराते हुए दक्ष को कुछ इशारा किया। आन्या का इशारा पा दक्ष ने ग्लव्स पहनकर वहीं पर पड़ी दूसरी बोतल उठाकर उसे खोल दिया। बोतल का ढक्कन हटते ही उस बोतल में से धुआं निकलने लगा। ये देखकर आन्या मुस्कुरा दी, लेकिन जग्गू की आंखें एस्टोनिश्ड फेस तो डर से ही फैल गई। जग्गू ने डर से कांपते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये तेजाब है, कोई बच्चों के खेलने की चीज नहीं। ये सुनकर आन्या को हंसी आ गई और वो हंसते टीयर्स ऑफ जॉय ओपन माउथ स्माइल हुए बोली, हा हा हा, बस इतने में ही डर गए। ये कहकर उसने अपना एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए दक्ष को कुछ इशारा किया। उसका इशारा पा दक्ष ने तेजाब की कुछ बूंदें ठंडा पसीना जग्गू के हाथ पर डाल दी। तेजाब पड़ते ही जग्गू दर्द से तड़प उठा। साथ ही उसके मुंह से खुद ब खुद एक चीख निकल जाती है, आहे। ये देखकर आन्या मुस्कुराते स्माइल विद हॉर्न्स हुए बोली, ये ज्यादा बोलने की पनिशमेंट है। लेकिन इस सब के बीच पीछे खड़ी सारा ये सोच रही थी कि मेम हर इंसान के साथ अलग ही रूप में रहती हैं। वो यही सोच रही थी कि उसे आन्या की आवाज आए। आन्या ने कहा, अब बोलो, किसके इशारे पर अपनी पूंछ हिलाते हो या फिर तुम्हारी हड्डियां तक गला दूं। ये कहने के बाद जब उसने जग्गू का कोई जवाब नहीं मिला तो आन्या ने दक्ष को इशारा किया। ये देखकर जग्गू इतना डर गया कि वो तुरंत बोल पड़ा, रुको, बताता हूँ, तेजाब मत डालना। ये सुनकर आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो, किसने भेजा है तुम्हें।